चलिए, तो बेटा आपके यहाँ का सबसे बायो का सबसे पहला चैप्टर क्या नाम है? द सेल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? द सेल। इसको हम लोग, इसका आपके यहाँ नाम होगा दूसरा, क्या होगा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस नाम से भी होगा, या द सेल के नाम से आपके यहाँ ये चैप्टर पाया जा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेल है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल? आप बेटा इधर थोड़ा सा आ जाओ, गले में थोड़ा सर्वाइकल, ज्यादा गर्दन मोड़ना पड़ता है। पहचान गई क्या? हाँ, पायल नाम है। देखा, मिल गया। रिलेशन मिल गया। चलो देखो, सेल क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो एन ओवरव्यू, डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। आपको पता है हमारे अगल बगल अलग अलग तरीके के और प्राणी पाए जाते हैं। प्राणी नंबर 1, प्राणी नंबर 2, प्राणी नंबर 3। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, है ना। तो लाइक आवर सेल्स, हमको भी लेकर, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स। हम सभी एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, और उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम लोग सेल्स कहते हैं। बात समझ में आई? हमारी सराउंडिंग्स में हम लोग अपने आप को देखेंगे या दूसरे प्राणियों को देखेंगे, तो वो सब के सब छोटे छोटे, किसी भी एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? सेल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, ये पूरा घर किससे बना हुआ है? ईंटों से, ब्रिक्स से। तो इस पूरे घर की यूनिट क्या हुई? ब्रिक्स। इसी तरीके से मेरे पूरा बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। तो इसका मतलब हमारे पूरे बॉडी की यूनिट क्या है? सेल। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? कॉल करें? अभी मार्क्स भी भेज रहे हैं। ठीक, वेरी गुड। ठीक, चलो, तो सेल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये क्या है? सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल, मतलब मेरा पूरा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सेल से। हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? साची बताओ। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी। क्या? हमारे अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी। तो इसको करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। डाइजेशन, हमारे पेट में डाइजेशन होता है, खाना खाते डाइजेशन होता है, तो उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेने में भी हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी, है ना। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी, वो फंक्शन कौन परफॉर्म करवा रहा है हमसे? सेल। तो हम कह सकते हैं सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है हमारे पूरे लाइफ की, और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी हमारे लाइफ की है। तो हमारे पूरे लाइफ की, पूरे ऑर्गेनिजम्स की, हर एक ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पूरे स्ट्रक्चर की यूनिट क्या है? सेल। उनके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, या फिर वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी किसकी मदद से कर रहे हैं? सेल की मदद से। यानी हम कह सकते हैं सेल की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? डिफाइन सेल। तो सेल इज द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फ्रॉम द लाइफ विच लाइफ टेक्स शेप, जिसकी वजह से लाइफ को एक शेप प्रोवाइड होता है, शेप मिलता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर से बोलो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर से बोलो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, फिर से बोलो,
इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक बार अपने मन में बोलो फिर से, अरे मतलब जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ मन में जोर से बोलो, हमारी तक आवाज सुनाई दे। बोलो डेफिनेशन बोलो, क्या थी डेफिनेशन? हाँ क्या थी? क्या थी? क्या थी? जल्दी बताओ क्या थी? हाँ बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है हमारे अंदर सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? द सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी। लिविंग एंटिटी मतलब हमारे अंदर सबसे लिविंग एंटिटी कौन सी? सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी जो हमारे अंदर पाई जाती है वो है सेल। क्या है बेटा? सेल। मतलब सबसे छोटा सूक्ष्म पार्ट जो जिससे हम बने हुए हैं, सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा, वो क्या है? सेल। ठीक है। अच्छा तो मैं आपको बता दूं कि सेल की जो डिस्कवरी हुई थी बेटा, लिविंग सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? कब हुई थी? 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? हाँ हुक्की ने की थी। कब की थी? 1665 में। ठीक है, 1650 के आगे 1665 में आपके रॉबर्ट हुक ने, और भी कौन से सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। कौन से सेल की बेटा? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ये बात समझ में आई? रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की? डेड सेल की डिस्कवरी की। और कहां से की? लकड़ी होती है, पेड़ होता है, पेड़ बार्क होती है, छाल, छाल के अंदर लकड़ी कॉर्क होता है, कॉर्क। चाकू लेके गए, उसकी एक स्लाइस काट ली। क्या काट ली? स्लाइस। और उस स्लाइस को सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा तो उन्हें डेड सेल दिखे। और डेड सेल उन्हें किस प्रकार से दिख रहे थे? ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे? क्या दिख रहे थे बेटा? ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या बोला? सेल। क्या बोला इन्होंने? सेल। बात समझ में आई? तो डेड सेल की डिस्कवरी, डेड सेल जो था उसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में इन्होंने सेल टर्म दे दिया था। फिर 1831 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक सर्कुलर पार्ट होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो थी वो किसने की थी? रॉबर्ट भूरा ने। ठीक है, किसने दी थी? किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कौन से सेल की? लिविंग सेल। लिविंग सेल जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खोजा। उनका नाम क्या था? एंटोनी या एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक। क्या नाम था? एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कौन सा सेल की? लिविंग नहीं, सही बोलो, सो रही जैसे। लिविंग सेल की। कौन से सेल की डिस्कवरी की? लिविंग सेल की डिस्कवरी की। किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक। ठीक है, चलो अच्छा स्पेलिंग बताओ एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक की। नहीं ये बताएंगी। हम्म हम्म फेंक के मुंह पे धुलापड़ मारब। हाँ ठीक है, HOEK। चलो, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी डिस्कवरी की बेटा? लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ये बात समझ में आ गई है? चलो, फिर 1838 से 1839 के बीच में दो साइंटिस्ट आए। एक थे बॉटनिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट। एक थे बॉटनिस्ट, एक थे जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट हम लोग उन्हें कहते हैं जो किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की। प्लांट्स को एग्जामिन करते हैं। और जो एनिमल्स को एग्जामिन करते हैं, उनके टिश्यूज को एग्जामिन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं?
जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की? सेल थ्योरी। और उन्होंने उसमें बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो सब किससे बने हुए हैं? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड? हाउ, कैसे सेल्स कैसे बने हैं? हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड, क्वेश्चन ये अराइज होता है। ठीक है। इन 1838 और 1839 में दो जर्मन साइंटिस्ट थे। पहले का नाम पूरा था मैथियास स्लीडन। क्या नाम था? मैथियास, 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 क्या बोलोगे? मैथियास, मैथियास क्लीडन। 1838 में इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। और थियोडोर श्वान 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज्ड की थी। और इन्होंने बताया था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब के सब किससे बने हुए हैं? सेल से। ठीक है। और 1838 में जो साइंटिस्ट थे इनका नाम क्या था? मैथियास, MATTHIAS, मैथियास स्क्लीडन। स्क्लीडन का बताओ स्पेलिंग, याद कर लो। SCHLEIDEN। डेन, डेन, डेनमार्क का डेन। स्क्ली, SCHLEIDEN, स्क्लीडन। तो मैथियास, MATTHIAS, जल्दी बोलो, बोलो। MATTHIAS, मैथियास स्लीडन की SCHLEIDEN। और थियोडोर, THEODOR, थियोडोर, थियोडोर, याद हो गया? थियोडोर। और श्वान की SCHWANN, SCHWA, याद हो गया होगा। ठीक है, सभी बच्चों को याद हो गया। तो स्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। और पहला पॉइंट उन्होंने क्या फॉर्मुलेट करके बताया था बेटा? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात समझ में आ गई? फिर अगले टेस्ट में यही बोलोगे कि आपकी रिवाइज सही से नहीं कर पाए। हाँ, वो तो समझ में आ जाएगा अभी अगले टेस्ट में फिर। ठीक है, चलो आगे देखो। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला? क्या बोला? पहला पॉइंट इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया? कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं, सब सेल से बने हुए हैं। वेरी गुड। दे हाउएवर वर अनसक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। लेकिन ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। ये इन्होंने क्या बताया? नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बता पाई, ये बता नहीं पाए ये लोग। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो, क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो नए साइंटिस्ट हैं 1855 में। इन्होंने सेल थ्योरी को और एक्सपैंड किया। क्या किया? एक्सपैंड किया। और उन्होंने बताया कि नए सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन्होंने बताया जो पुराने सेल्स होते हैं, जब पुराने सेल्स होते हैं वो सेल्स दो हिस्सों में टूट जाते हैं। और दो हिस्सों में टूटकर दो नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पुराने सेल्स को हम लोग कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इन वाले सेल्स को न्यू डॉटर सेल्स क्या बोलते हैं बेटा? न्यू डॉटर सेल्स। बात समझ में आई? तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, ये न्यू डॉटर सेल्स है। तो इन्होंने बोला ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बोला इन्होंने? ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये लैटिन में इन्होंने फ्रेंच में बोला था। क्या बोला था? ओमनीज सेल्यूला ए सेल्यूला। ये इन्होंने बोला था। इसका मतलब यही है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बात समझ में आ गई? ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनीज सेल्यूला ए सेल्यूला। बात समझ में आला? ओके। तो इन्होंने क्या बोला? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये तो इन्होंने बता ही दिया था। किसने बताया था?
स्क्लिडेन एंड श्वान ने क्या बताया था, जितने भी एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज हैं वो सब के सब सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, ठीक है। फिर बोला गया सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट क्लियर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट क्या बोला, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी एक सेल थ्योरी का ही पॉइंट है, जो तुमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी वही सेल डेफिनेशन तुम सेल थ्योरी में टीप देना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोला, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, एक्सपेंड किया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसी के आगे थोड़ा सा और सेल थ्योरी को बढ़ाने के लिए उसके आगे लिख देना ओमनीस सेलुला ए सेलुला। बात समझ में आ गई? हाँ, बड़ा ही कैजुअल था ए। चलो अच्छा, द टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूसिंग बाय रॉबर्ट हुक्की। तो रॉबर्ट हुक्की 1665 में इन्होंने सेल टर्म इंट्रोड्यूस किया। कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस किया? सेल टर्म इंट्रोड्यूस किया 1665 में। ई भाई साहब हैं क्या नाम है, रॉबर्ट हुक्की, ठीक है। हुक्का पी के आया था इसलिए हुक्की हो गया, ठीक है ना, तुम यही सोच रही होगी, आई नो, ठीक है। तो क्या नाम है, टर्म सेल जो किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट हुक्की ने। कब किया था? 1665 में। आफ्टर क्या, ऑब्जर्विंग द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क। मैंने बताया था ना, पेड़ के गए काटे, लकड़ी का टुकड़ा काट के उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे क्या कर दिया, रख दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऊपर से आंखों से उन्होंने देखा तो उन्हें छोटे छोटे डिब्बे दिखे, कंपार्टमेंट। तो उन कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया, ठीक है। और इन्होंने while examining a thin slice of cork under a compound microscope, किसके नीचे उन्होंने देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, हुक्की ऑब्जर्व मैनी स्मॉल कंपार्टमेंट, उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे और उसी कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, बोलो बात समझ में आ गई हुक्की की? नो, कहां पे बुक में देखो, कंपाउंड लिखा नहीं, तो कंपाउंड ही लिखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, निकल गया होगा गलती से। फिर नए साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट भूरा। कौन आते हैं? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, मिस्टर रॉबर्ट भूरा। 1773 से 1858 तक थे, ठीक है, इतनी इनकी जीवन सीमा थी। इन 1831 में, 58 के कुछ साल पहले, रॉबर्ट भूरा ने डिस्कवर किया प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल। उन्होंने देखा प्लांट सेल के अंदर कुछ सेंटर में प्रेजेंट है, डेंस, डेंस मतलब समझ रहे हो, डेंस एकदम स्फेरिकल शेप में उन्हें कुछ दिख रहा था। उसी को इन्होंने टर्म दे दिया न्यूक्लियस। क्या बोल दिया? तो न्यूक्लियस टर्म किसने सबसे पहली बार दिया था? रॉबर्ट भूरा ने दिया था 1831 में। कब दिया था? 1831 में, ठीक है। फिर आया थियोडोर स्वान एंड मैथियास क्लिडेन। ये है थियोडोर स्वान, ये है मैथियास क्लिडेन। दोनों का चेहरा अच्छे से देख लीजिए आप लोग, भाई 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 भाई। 1838 में मैथियास क्लिडेन ने, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट यानी बॉटनिस्ट थे, डिस्कवर्ड दैट ऑल प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या बताया, जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं वो सब किससे बने हुए हैं? वेरी गुड। और फिर सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स, ये भी बोल दिया। इन द नेक्स्ट ईयर 1838 में इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया। 1839 में नेक्स्ट ईयर थियोडोर स्वान क्या थे? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट यानी जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एनिमल टिश्यू को एग्जामिन किया और फिर इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। तो सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल एनिमल्स। बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, वेरी गुड। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। कैसे इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, है ना?
तो cells are very small living entities that are not visible to naked eyes. क्या हम लोग cells इतने छोटे entities हैं, क्या उनको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं? क्या उनको हम naked eye से देख सकते हैं? No. The invention of microscope hence played key role in the discovery of cell. फिर अपने पास आया रॉकी भाई. रॉकी भाई का मतलब कौन आया? सिंपल माइक्रोस्कोप आया और उसने एक ही बहुत ही की रोल क्या प्रोवाइड किया? की रोल दिया, मतलब की रोल था, की रोल प्ले किया किसके लिए? सेल की डिस्कवरी के लिए. किसके लिए? सेल की डिस्कवरी के लिए. अगर ये रॉकी भाई ना आता तो सेल ना मिल पाता. बात समझ में आ गई? ठीक है. तो उससे पहले आया सिंपल. कौन सा माइक्रोस्कोप? कौन सा माइक्रोस्कोप आया? सिंपल माइक्रोस्कोप. आपको दिख रहा होगा ये माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया गया था सिंपल. कौन सा माइक्रोस्कोप है बेटा? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है जो कि आपको दिख रहा होगा. ऊपर एक लेंस लगा है, नीचे एक लेंस लगा है, यहां पे स्लाइस रखी जाती है, देखा जाता है ना. तो सिंपल माइक्रोस्कोप, फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वर कंस्ट्रक्टेड बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek. किसने डिस्कवर कंस्ट्रक्ट किया था? सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप किसने कंस्ट्रक्ट किया था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek. कब किया था? 1632 से 1723. ये तो इनकी जीवन है, ठीक है, इन्हीं इसी के बीच में कहीं किया था. ठीक है. तो फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? नी वैन लीeuwenhoek. दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस. उसके अंदर एक सिंपल बाई कॉन्वेक्स तुम लोग नहीं समझते होगे ना. बाई कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है. बात समझ में आ गई? अच्छा, इसकी मैग्नीफाइंग पावर 200 टाइम्स. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है तो उसको हम 200 गुना जूम करके देख सकते हैं. कौन से माइक्रोस्कोप से? सिंपल माइक्रोस्कोप से. तो सिंपल माइक्रोस्कोप से जब हम लोगों ने स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा तो कुछ ऐसा दिख रहा था. दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना. और इसमें आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? सेल बोल दिया. फिर सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद आया बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड. दीज वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय रॉबर्ट हुक. सबसे पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने. कब बनाया? ये इनकी लाइफ थी. लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप किसने बनाया? एंटोनी वैन लीeuwenhoek. और कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने कंस्ट्रक्ट किया? रॉबर्ट हुक ने. ही डेवलप्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग 2 लेंसेज. उन्होंने 2 लेंस का यूज किया मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए. ये 200 गुना तक जूम कर सकते थे, और ये भाई साहब कितने गुना कर सकते हैं? 2000 टाइम्स क्या कर सकते हैं? जूम इन करके उसके अंदर तक पार्ट को देख सकते थे. बात समझ में आई? तो क्या ये इसका अपग्रेडेड वर्जन बना कि नहीं बना? सिंपल माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा अच्छा है. वो 200 गुना केवल जूम कर सकता था, और ये भाई साहब 2000 गुना जूम कर सकते थे. उसमें एक लेंस लगा था, इसमें 2 लेंस लगे हैं. बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट था. इन्होंने सबसे पहली बार कॉर्क को इसी के अंदर देखा था. ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. दिख रहा है इधर? इधर देखो, ये ऊपर एक आई पीस लेंस होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, नीचे मिरर लगा होता है. लाइट आके रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे लाइट जाती है, तो लाइट जाएगी तभी हमको दिखेगा. ठीक है. तो ये है कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. फिर पहला माइक्रोस्कोप सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज लेड टू अ ग्रेट एडवांसमेंट इन द स्टडी ऑफ सेल. इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ही ये भाई साहब आके सेल की पूरी पोस्टमार्टम कर डाला. पोस्टमार्टम मतलब समझता है? नहीं. मतलब सेल के अंदर अंदर तक हम लोग देख सकते हैं, इतना ज्यादा ये जूम कर सकता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ ही रहे होगे, इतना ज्यादा जूम कर सकता है कि हमारे हर एक सेल के अंदर वाले पार्ट को भी देख सकते हैं. हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को भी देख सकता है, और गोल्जी बॉडीज को, न्यूक्लियस, उसके अंदर के डीएनए तक को देख सकता है. समझ रहे हो? इतना ज्यादा हाईली एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जो कि सेल के अंदर तक के पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीम, इलेक्ट्रॉन्स की बीम का यूज करता था, और इलेक्ट्रॉन बीम जहां के जाके टकरा के बेंट हो जाए, वहां पर उसकी इमेज फॉर्म हो जाती थी. क्या फॉर्म हो जाती थी? इमेज.
ठीक है, बेंट बाय मैग्नेट्स टू मैग्नीफाइंग द इमेजेस। तो इमेजेस देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम फेंकते थे और वो बीम जाके इलेक्ट्रॉन्स बेंड हो जाए, जहां बेंड हो वहां पे क्या फॉर्म हो जाए, इमेज। तो हम लोग सेल की इमेजेस भी ले सकते थे और ये मैग्नीफाई कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 लाख टाइम्स ये जूम इन कर सकता है। कितने गुना? 2 लाख टाइम्स ये क्या कर सकता है बेटा? जूम इन कर सकता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप केवल 200 टाइम्स जूम इन कर सकता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था। और 2 लाख टाइम्स कौन मैग्नीफाई कर सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईली एडवांस माइक्रोस्कोप है और ये बहुत बड़ा होता है, इस कमरे में भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, कमरे की दीवार, कमरा ही नहीं होता, कमरे के जितना साइज होता है। हाँ, मॉनिटर विटर लगे रहेंगे इमेजेस देखने के, तो मॉनिटर कितने बड़े होते हैं, इससे बड़ा मॉनिटर थोड़ी ना होगा, छोटा ही होगा। हाँ, बना होगा। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल्स देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लिविंग सेल्स की। अच्छा, सेल्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते होंगे? जनरली सेल बेटा जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और ये हमारी नेकेड आइज, हमारी खुली आंखों से, क्या है रे बालक, नहीं दिखता है। खुली आंखों से हमको ये नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो सेल का शेप, सेल का साइज, हर कुछ वैरी करता है। क्या करता है? वैरी मतलब अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, वैरी बोथ विद इन एन ऑर्गेनिज्म बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वैरी करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे। तो शेप एंड साइज ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक सेल का शेप अलग है तो उनका फंक्शन भी अलग होगा। हर एक सेल का साइज अलग है तो उनका साइज भी, साइज अलग है तो फंक्शन अलग होगा। मतलब शेप और साइज अलग, जिस तरीके का शेप और साइज उस तरीके का फंक्शन। समझ में आ गई बात? अब यहां पे ये नहीं कह सकते छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कह सकते हो। यहां पे भी कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे शेप और साइज के होते हैं लेकिन बड़े धमाके करते हैं, जैसे लाइसोसोम। वो अगर फट जाए तो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया वो पूरे सेल को चलाता है, समझे? मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑल लिविंग सेल्स एग्जिबिट सर्टेन बेसिक प्रॉपर्टीज। तो हर एक लिविंग सेल क्या परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। अब बच्चों को रेस्पिरेशन तो पता चल गया कि फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ग्रोथ तो पता ही है जो कि हो रही है, छोटे से बड़े होते चले आ रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है ये दिमाग में आ रहा होगा। तो जितनी भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, जितनी भी रिएक्शंस हमारे अंदर परफॉर्म हो रही हैं, उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन सही से ना परफॉर्म हो रही हो, मान लो डाइजेशन की रिएक्शन ना हो रही हो सही से, तो डाइजेशन सही से होगा मेरे अंदर? नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? मेरा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, मतलब मेरे अंदर की रिएक्शंस सही से परफॉर्म नहीं हो रही हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बात समझ में आई? ये एक बात क्या क्लियर हुई? नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल होता है? नर्व सेल। सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट, साफ साफ लिखा, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा सेल होता है बेटा? नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट शेप। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, देखो इनका शेप अलग है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका शेप ही नहीं होता। अब कहोगे ये क्या दिख रहे हैं फिर? इनका शेप ही नहीं होता है, इनका शेप इररेगुलर होता है, किसी भी शेप में आपको मिल सकते हैं। ये है लॉन्ग नैरो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये है नर्व सेल्स, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा सेल्स होता है? नर्व सेल होता है। बात समझ में आई? डू यू नो? नहीं। द स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी नो इज द माइकोप्लाज्म। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? माइकोप्लाज्म, जिसको हम लोग PPLO भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म, PPLO क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो समझा? वेरी गुड। देयर आर मोर रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी देन एनी अदर टाइप ऑफ सेल। तो सबसे भारी मात्रा में, भारी नहीं होते, सबसे भारी मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सा सेल्स हमारी बॉडी में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स। सबसे ज्यादा सबसे क्वांटिटी में सबसे ज्यादा सेल्स कौन से पाए जाते हैं? RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और एक बात और ध्यान से, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है एराइथ्रो, ओ माय गॉश, एराइथ्रोसाइट। क्या होता है? क्या बोलता है? एराइथ्रोसाइट्स। क्या होता है आरबीसी का दूसरा नाम? एराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ठीक है, हमारे मन में आया भाई साहब WBC का नाम भी बता दो। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। वेरी गुड। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, हमारे मन में आप प्लेटलेट्स का भी नाम बता दो भाई साहब। प्लेटलेट्स का नाम भी कुछ होता होगा, इसको हम लोग बोलता है थ्रोम्बोसाइट्स। वेरी गुड। ठीक है, तो अलग अलग सेल हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये सारे टाइप के सेल हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? ब्लड में। तो ब्लड में कौन कौन पाया जाता है? एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। फिर से बोलो। फिर से बोलो। याद हो गया? चलो पीछे बताओ कौन से होते हैं बेटा? कौन से होते हैं? क्या नाम है? हाँ, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो साथ में, चलो। इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। कौन कौन से? इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये हमारे ब्लड में सेल्स पाए जाते हैं, यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ये रेड ब्लड सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल। आगे बढ़े हम लोग। वेरी गुड। सॉल्व एग्जांपल्स, कुछ मीडियम एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। Illustrate how the shape and size of a cell is related to a specific function it performs. How the shapes and size of a cell is related. कैसे उनके shape और size से relate करता है उनका specific function? कैसे? How? Different type of cell with different shape and different sizes are present in our body. आपको पता है हमारे अंदर अलग अलग shape के अलग अलग size के cells present हैं। हर सेल्स का शेप एंड साइज क्या है? रिलीवेंट है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। उनका जिस तरीके का शेप और साइज, उस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द इरेगुलरली शेप व्हाइट ब्लड सेल इन अ केस इन पॉइंट, मतलब हम एक व्हाइट ब्लड सेल ले लेते हैं और व्हाइट ब्लड सेल का शेप, भाई मैंने बोला कि हर एक सेल का अपना अपना शेप और साइज है, उसकी वजह से उसका फंक्शन है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स का तो कोई शेप ही नहीं है, तो उसका कैसा फंक्शन होगा? मन में आ रहा होगा ना, उसका तो कोई शेप ही नहीं, वो इरेगुलर शेप है, तो उसका फंक्शन कैसा होगा? तो बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को हार्मफुल फॉरेन बॉडीज से, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरे अंदर हार्मफुल फॉरेन बॉडीज चली गई, जर्म्स चले गए, एंटीजेंस कहते हैं। जर्म्स को क्या कहते हैं? एंटीजेंस। मेरे अंदर एंटीजेंस चले गए, जर्म्स चले गए, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उन्हें क्या कर देंगी? किल कर देंगी, इनकाउंटर कर देंगी, उनका एंटीजेंस का क्या कर देंगी? क्या कर देंगी? इनकाउंटर कर देंगी। इट चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंगली एंड इनगल्फ एंटीजन। तो जिस प्रकार का एंटीजन उस तरीके का शेप लेके इनगल्फ को क्या कर लेंगी? खा लेंगी। अब मान लो एंटीजन थोड़ा बड़ा है, दूसरा तरीके का शेप लेके उनको खा लिया। बहुत छोटा है, इधर उधर है, जिस तरीके का होगा एंटीजन उसी के अकॉर्डिंग शेप, इरेगुलर शेप है, कोई भी शेप ले सकती है, तो उस तरीके का शेप लेके तो उसको क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया, खत्म कर दिया।
तो शेप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शन इट परफॉर्म्स। किस तरीके का फंक्शन उसे परफॉर्म करना है, उस तरीके का ये शेप ले लेती हैं। बात समझ में आई है? कंफर्म? ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ये सिंगल सेल है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? सिंगल सेल है। ठीक है, ये क्या है? सिंगल सेल है। और ये क्या है? कई सारे सेल से मिलकर बने हैं। तो अगर सिंगल सेल से बना होता है तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और कई सारे सेल से मिलकर बना होगा तो क्या बोलेंगे? तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है भाई साहब? क्यों क्यों मल्टीसेलुलर है? क्यों मल्टीसेलुलर है? क्योंकि ये कई सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। कितने? कई सारे सेल से मिलकर। बात समझ में आ गई? ये बात क्या क्लियर हो गई है? पक्का? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज यू नो, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आपको पता है सेल हमारी बॉडी की लिविंग सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। एक सेल भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे एक सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो उसे क्या कहोगे? यूनिसेलुलर। और वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है ना, किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं ना, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है हमारा सिंगल सेल भी। बात समझ में आ गई? ठीक है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक ही सेल से बने हुए हैं, उनके अंदर एक से ज्यादा सेल है ही नहीं। सच ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने उन्हें क्या बोलेंगे भाई साहब? यूनिसेलुलर। एग्जांपल्स यूनिसेलुलर के, एमीबा, ईस्ट। एमीबा ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दोज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं उन्हें क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर। एग्जांपल ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर समझ में आ गया? क्या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर समझ में आ गया? आवा? आया? आवा आया? नहीं आया? आया? सर पकड़ का बैठी हो? सर पे ढीला गिर गया क्या? ये सर नीचे गिर गया? देखो चाइनीज बनने की आंखें बड़ी बड़ी करके। मुझे नींद ना है, मुझे चैन ना है। गाना गाओ, नहीं है? चलो अच्छा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। हम लोग कई तरह के अलग अलग टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के सेल्स हैं, है ना? तो सबका फंक्शन एक साथ मिलाकर हम अलग अलग किसी भी फंक्शन को आसानी से मल्टीटास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? एफिशिएंटली ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। इसकी वजह से, क्योंकि हमारे सेल्स के पास कैपेबिलिटी है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 बना सकते हैं लगातार। ठीक है? This gives the organism a wide range of adaptabilities to survive. और ये सब जो हमारे अंदर फंक्शनिंग हो रही है, इसकी वजह से हम किसी भी नेचर और सराउंडिंग में अडाप्ट कर सकते हैं, किसी भी नेचर और सराउंडिंग को, और उसमें सरवाइव। अच्छा, हम लोग ठंडी में भी सरवाइव कर लेते हैं, गर्मी में भी सरवाइव कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में भी सरवाइव कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी में भी सरवाइव कर लेते हैं। तो हम नेचर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारे सेल्स क्या करते हैं? क्या करते हैं? अडाप्ट कर लेते हैं उस नेचर को, उस एनवायरनमेंट को, और सरवाइव करते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेड सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डेड सेल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? जैसे कि डेड एपिडर्मल सेल इन एनिमल स्किन प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स। आपको पता है ना, हम लोग जब धूप में निकलते हैं तो बर्न हो जाता है, हमारी सेल्स डेड हो जाते हैं। तो जो ऊपर डेड सेल्स चढ़े हुए होते हैं, अंदर वाले सेल्स को क्या करते हैं?
प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? तो हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स भी है ना, वो डेड सेल्स क्या कर रहे हैं? अंदर वाले सेल्स को, लिविंग सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? क्या मतलब है इसका? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है रिफर्स टू द स्पेशलाइज्ड रोल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्टमक है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, और सबका हर एक ऑर्गन का फंक्शन भी कैसा है? लीवर का फंक्शन अलग, स्टमक का फंक्शन अलग, किडनी का फंक्शन अलग। ऑल ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स आर मल्टीसेलुलर, और सब मल्टीसेलुलर है, कैन नॉट कैरी आउट ऑल द फंक्शन। क्या किडनी लंग्स वाला फंक्शन कर सकती है? किडनी लंग्स वाला फंक्शन नहीं कर सकती। क्या लंग्स किडनी वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? नहीं। स्टमक लीवर वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? नहीं। लीवर स्टमक वाला? नहीं। मतलब सबका अपना अपना फंक्शन है। जिस तरीके के, जिस टाइप से सेल से वो बने हुए हैं, वैसा ही फंक्शंस वो लोग परफॉर्म करेंगे हमारे अंदर। ईच ऑफ देम इज इवॉल्व टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। इनको ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि सब एक पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म कर सकते हैं, सारे फंक्शन हर कोई। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? ऐसे उनको डिवाइड किया ही गया है कि वो फंक्शन पर्टिकुलर वही कर पाएंगे, और उनके बिना वो काम फिर हो भी नहीं सकता। अब किडनी अगर खराब हो जाए और किडनी हटा दिया जाए तो वो फंक्शन कोई दूसरा परफॉर्म कर लेगा? नहीं। उसकी जगह हमें नई किडनी डालनी पड़ेगी, तो डायलिसिस कराना पड़ेगा आर्टिफिशियल किडनी से। जो बाहर मशीनें होती हैं वो आर्टिफिशियल किडनी है। एक नस में इधर डाला जाता है सुई, एक नस में इधर, गंदा खून जाता है, मशीन में प्योर होता है, फिर वापस चला जाता है साफ होके। समझे? तो इसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। मतलब हमारे डायलिसिस होता है। क्या होता है? हाँ। तो हम किस सेल से बने हुए हैं? सिंगल सेल से। हम किस सेल से बने हुए हैं? सिंगल सेल से। और वो सेल कौन सा है? जाइगोट। कौन सा सेल है वो? जाइगोट। अच्छा, तो हम मसल सेल्स डिवाइड करेंगे, मसल सेल्स ही बनेंगे। स्किन के सेल डिवाइड करेंगे, कौन सा सेल बनेगा? स्किन का सेल बनेगा, है ना? जाइगोट एक ऐसा सेल है, जब वो डिवाइड हुआ तो वो जाइगोट जैसा नहीं बनाया। मेरे बॉडी में जितने टाइप्स के सेल हैं वो सब सेल किसने बनाए हैं? जाइगोट ने। और इसीलिए जाइगोट को बेटा हम लोग कहते हैं टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट सेल। क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट सेल। हाँ, इसका नाम है टोटी पोटेंट सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सिंगल सेल है जो कि डिवाइड करता है तो अपने जैसा सेल नहीं बनाता। हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब किसने बनाए हैं? बात समझ में आई? टोटी पोटेंट सेल ने। ठीक है? ईच ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स। अब आपको पता है हमारे अंदर जितने भी सिस्टम है, लंग्स है, स्टमक है, किडनी है, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। अच्छा, मुझे आगे बढ़ना है तो यहाँ पैरों की जितनी मसल्स हैं और पीछे दूसरे पैर की जितनी मसल्स हैं कोऑर्डिनेट करेंगी, तभी तो मेरा दूसरा पैर आगे आएगा, फिर पहला वाला आएगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो पहला बढ़ाया और साथ में ये भी बढ़ा दिया, गिर गए। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना लाइफ में। तो इसीलिए हमारे अंदर जितने भी मसल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। फंक्शन, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लोड को मिनिमाइज करते हैं। लोड को क्या कर देते हैं बेटा? अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे एक रूम है बड़ा सा, उस रूम को हम सिंगल आपको केवल कहें साफ करो तो आपके ऊपर लोड ज्यादा है, पूरे कमरे को साफ करना है, और 10-15 लोगों को बोल दे साफ करने के लिए आपके साथ, तो आपका लोड क्या हो गया? मिनिमाइज। और सारे लोग मिलकर फंक्शन परफॉर्म करोगे एक साथ कोऑर्डिनेट करके। तो इस तरीके से हमारे अंदर भी, इसीलिए हम लोग ज्यादा जीवित रहते हैं और हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं एक साथ मिलकर सभी काम करते हैं कोऑर्डिनेट करके। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? पक्का है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या किया गया है बेटा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या समझते हो? अच्छा, जैसे कहीं कभी तुम लाइब्रेरी गए होगे, तो लाइब्रेरी जब गए होगे तो वहां पे अलग बुक्स, मैथ्स की ये बुक है, साइंस का पूरा रैक इधर है, ज्योग्राफी का इधर है, हिस्ट्री का इधर है, सिविक्स का उधर है, इंग्लिश का पूरा रैक उधर है। सबको क्लासीफाई, क्लासीफाई का मतलब उनके फीचर्स
उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको क्या करा गया है, डिवाइड करके रखा गया है। उसी तरीके से सेल्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो दो तरीके के सेल्स हमारे होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कौन से सेल्स होते हैं? एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक। हाँ पूछो। काइटिन से बताते हैं, ठीक है। सेल वॉल उसकी किससे बनी? काइटिन, ठीक है। अच्छा, तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक। कितने टाइप के सेल होता है बेटा? कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? जो सबसे प्राचीन काल में जो सबसे पहली बार सेल्स बने थे उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो अभी जो न्यू सेल्स है उन्हें क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा, साइज ऑफ द सेल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? साइज ऑफ द सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। कितना होता है? 0 to 10 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। अच्छा, ये कितना होता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। मतलब ये इनके यूकैरियोटिक सेल्स इनके कंपैरिजन में बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इनका साइज स्मॉल होता है, इनका साइज वेरी करता है और लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? क्या था पहला पॉइंट? प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज। यूकैरियोटिक सेल्स वेरी इन साइज बट लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है वो भी नहीं होती। न्यूक्लियस ही नहीं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं है। और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक में बेटा ऑर्गेनेल्स हैविंग अ मेम्ब्रेन अराउंड देम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। इसमें वो ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक मेम्ब्रेन कवर, दो मेम्ब्रेन कवर करके रखती ना, बाहर आउटर और एक अंदर इनर, ठीक है। गोल्जी बॉडीज में भी मेम्ब्रेन होती है, विंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन होती है। तो वो ऑर्गेनेल्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो किसमें प्रेजेंट होंगे? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी बढ़िया पाया जाएगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे। सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल जो यूजुअली बनी हुई है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। और यूकैरियोटिक की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। और फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई है? काइटिन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? काइटिन एक सीमेंटेड हार्ड एंड वाटरप्रूफ मटेरियल है। काइटिन क्या है? काइटिन की स्पेलिंग CHITIN, हार्ड एंड वाटरप्रूफ सीमेंटेड मटेरियल होता है, उससे बनी होती फंजाई की सेल वॉल। यूकैरियोटिक की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें, द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज न्यूक्लियोइड। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो किसके फॉर्म में होता है? बताओ। न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है? किसके फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? सुनो, ये सेल है और सेल के अंदर जो डीएनए पार्ट प्रेजेंट होता है ऐसे ही फ्रीली पूरे साइटोप्लाज्म में घूमा करता है, ऐसे ही प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। बोलो बात समझ में आई? क्लियर हुई? अच्छा, यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? बोलो बात समझ में आ गई है? पक्का? क्लियर है? तो बेटा ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस है, इसको हम कल फिर से आपको समझा देंगे, लेकिन आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है।